आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज फिर बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हैवान अस्पताल से। ये सिर्फ निजी अस्पताल का ही हाल नहीं है, सरकारी अस्पताल का भी वही हाल है। इतनी तैयारी, इतनी तामझाम, नए डॉक्टरों की बहाली हो रही है, करोड़ से करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन मरीजों के साथ सरकारी अस्पतालों में भी ठीक उसी तरीके से व्यवहार हो रहा है जिस तरह से निजी अस्पतालों में हो रहा है। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल, हम पीएमसीएच की बात कर रहे हैं। पीएमसीएच में किस तरीके से कोरोना मरीजों के साथ खेल चल रहा है। पेशेंट टाटा वार्ड में भर्ती है, कोरोना पॉजिटिव है, ब्लड की जरूरत है, ब्लड बैंक वाले तैयार नहीं हैं क्योंकि यहाँ हम ब्लड नहीं ले सकते हैं। अटेंडेंट को लेकर आ रहे हैं, नहीं, संभव नहीं है। बाहर से खरीदने के लिए कहा जाता है, बाहर में उनका एक दलाल फिट है। हजार 60 हजार रुपया ब्लड का की कीमत वसूली जा रही है। व्यवस्था क्या है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जरा देखिए कि पीएमसीएच के अंदर में कोरोना वार्ड में किस तरीके से मरीजों का इलाज चल रहा है। कोई मास्क नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई नर्सेज नहीं है। खुद पेशेंट को अटेंडेंट ऑक्सीजन भी लगा रहे हैं, उसका ऑक्टोमीटर भी नाप रहे हैं कि ऑक्सीजन का लेवल क्या है। ये स्थिति है इस प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल का। तो बाकी अस्पतालों का क्या हाल होगा ये आप बेहतर समझ सकते हैं। इसलिए अस्पताल जाना मतलब मौत को गले लगाना है बिहार में। जरा देखिए पीएमसीएच में कैसे वसूली चल रहा है कोरोना के मरीजों के साथ। ये सारे अकाउंट्स का डिटेल्स है जिसमें पैसा मंगाया गया है। हमें लगता है कि आर्थिक अपराध इकाई को स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की जरूरत है। उसके अकाउंट में पैसा जा रहा है और उसके बाद वो ब्लड दे रहे हैं। 90 हजार रुपया लिया जा रहा है। क्या स्थिति है, मतलब 1 लाख से अधिक का ब्लड का पैसा वो वसूल लिया। ये सिचुएशन आप जरा सुनिए। उस मरीज के बेटे का क्या कहना है। चीख चीख कर वो बता रहा है कि हमारी माँ किस हाल में है और अस्पताल के डॉक्टर नर्सेज की क्या सलूक कर रहे हैं उनके साथ। जरा आप भी सुनिए। 7 दिन से अपने माँ को लेकर यहाँ पर इलाज करने के लिए आए हैं तो कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे देखने के लिए। बुलाने के बाद ना कोई मदद कर रहा है, ना कोई अथी कर रहा है। देखने वाला नहीं है। एंडोग्राफी नहीं कर रहे हैं से लिखने के बाद दिन खराब होते जा रहा है। देखिए क्या स्थिति हो गया। देखिए ये यहाँ का सरकारी तंत्र का व्यवस्था, सब पेशेंट ब्लड से आ रहे हैं, कोई बच के नहीं जा रहा है। ब्लड के लिए कोई ये रूल रेगुलेशन सारा कुछ फेल है। ब्लड देने सरकार तंत्र सब फेल है यहाँ का। ब्लड डोनर भी आते हैं, मानवता के नाते उसे लौटा दिया जाता है। केवल यहाँ करप्शन फैलाए हुए हैं और किसी को कुछ नहीं करेंगे। ये केवल मौत देंगे, मौत। यहाँ कोई कुछ देखने वाला नहीं, कोई मसीहा नहीं है यहाँ पे। सब लोग भ्रष्टाचार है ऊपर से नीचे तक। सब ब्लड डोनेट के नाम पे बोल रहे हैं नहीं होगा। पैसा से ब्लड देते हैं लोग यहाँ पर। बोलते हैं मेरा आदमी है, दलाल भीट पीटे रहते हैं और पैसा से ब्लड देते हैं। पैसा देते देते हम लोग बिका गए। अब हमारे पास पैसा नहीं है जहर खाने का। अब हम एक ही गरीब आदमी है साहब। अब जहर खा के मर जाएं, यही तभी प्रशासन जगेगी। प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रही है। यहाँ की कोई सब व्यवस्था कोई लोग के प्रति किसी पे मर्जी नहीं। जी हाँ, पीएमसीएच में वसूली का धंधा चल रहा है। डॉक्टर भगवान होते हैं, इन्हें क्या कहेंगे आप, शैतान या यमराज। हमें लगता है कि यमराज भी शर्मा जाएगा इन लोगों का चरित्र देखकर। वो भी समय के साथ आता है कि आपका समय पूरा हो गया तो फिर हम आपको साथ ले चलते हैं। लेकिन जरा इनका हाल देखिए। ये कहते हैं कि हम इस धरती के भगवान हैं। डॉक्टर को कहा भी जाता है कि भगवान है, लेकिन भगवान का ये चरित्र, भगवान को तो दिखाता है कि भाई राक्षस भी उनकी आराधना करते हैं तो उसको भी आशीर्वाद दे देते हैं, भले वो फिर संहार करना शुरू कर दे। लेकिन ये डॉक्टर तो अजीबो स्थिति है। जो हाल है आप देख ही रहे हैं। चलिए अब हम दूसरी खबर पर बात करते हैं। और वो खबर आप कह सकते हैं कि आज बिहार के लिए ब्लैक डे है। बिहार के कई जिलों से दुर्घटना की खबर आई है।
अब जरा उस खबर पर भी हम चलते हैं कि आखिर ये स्थिति क्यों बन रही है। लॉकडाउन है, गाड़ियों के आवागमन पर रोक है, पास लीजिए तभी आप सड़कों पर जा सकते हैं गाड़ी लेकर, फिर इतनी दुर्घटनाएं कैसे हो रही है? कहाँ से ये गाड़ी, क्या ये लोग पास लेकर रोड पे आए हैं? शेखपुरा, गोपालगंज, जहानाबाद, आरा, कई जिले से, बिहार के कई जिलों से आज खबरें आई, 7-8 लोगों की मौत हुई है इस दुर्घटना में। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आपकी क्या लॉकडाउन लगा हुआ है? ये दिखा रहा है कि लॉकडाउन किस तरीके से लगाया गया है कि एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं हो रही हैं। और जिस टेम्पू चालक एक्सीडेंट, दुर्घटना हो रही है, स्कॉर्पियो को ठोकर मार दे रहा है, स्कॉर्पियो जो है सो पुल को डैश कर दे रहा है, ये स्थिति है। ये इस तरीके से दुर्घटनाएं हो रही है लॉकडाउन में। गाड़ी कैसे सड़कों पर है, ये सोचने वाली बात है कि जबकि सरकार खुद कह रही है कि ई पास जरूरी है, बिना किसी ई पास के आप गाड़ी लेके चल ही नहीं सकते हैं। तो फिर ये स्थिति कैसे बन गई? शेखपुरा आपने देखा। अब जरा देखिए आरा की खबर। आरा में किस तरीके से तेज रफ्तार से जा, स्कॉर्पियो पुल के पास से जा रहा, और पुल को पर जो लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, सहार आरा जो पुल है उस पर, वहाँ पे उसको डैश कर दिया। 2 लोगों की घटनास्थल पर मौत हो गई, 2 लोग बुरी तरह से जख्मी हैं, कई लोग पुल पर से नीचे कूद कर जान बचाए। उस स्कॉर्पियो को क्या ई पास जारी हुआ था? और अगर ई पास जारी हुआ था तो कौन से अधिकारी ने उसको ई पास जारी किया था? किस उद्देश्य के लिए जारी किया गया था? जरा सुनिए। लोगों ने उस पुल को जाम कर दिया है और हंगामे कर रहे हैं। ये आप आरा सहार पथ की बात करें। लोगों की गुजरता नियंत्रित वाहन चालक जो स्कॉर्पियो वाले हैं, और उसमें 2 लोगों की गुजरता, लेकिन सारा सर अभी देखिए, परसों ही पेपर में आया था सहार के थाना अध्यक्ष के जो। चलिए अब देखिए जहानाबाद का हाल। जहानाबाद में टेम्पो और गाड़ी में सीधा टक्कर होता है, उसमें 2 की मौत हो जाती है, कई लोग घायल हो जाते हैं। आखिर वो टेम्पो चालक किसको लेके जा रहे हैं? बारात के बाजार को लेकर जा रहा था वो। कितने आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए कहते हैं, इसका मतलब उस टेम्पू में 2 लोगों की मौत हो गई, 6 लोग घायल हैं, इसका मतलब टेम्पू में कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था। ये एक बड़ी बात है कि सरकार के ऐलान के बावजूद भी इस बार लॉकडाउन को लेकर सख्ती नहीं बरती जा रही है, और यही वजह है कि लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं और मनहूस खबरें आ रही हैं इस तरीके से। गोपालगंज में भी इसी तरीके से मौत की खबरें आई, वहाँ मौत हुई है, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हुआ है, उसमें मौत हुई है, सीधी टक्कर हो गई 4 व्हीलर गाड़ी से। तो ये जो दुर्घटनाएं हो रही है वो भी लॉकडाउन में जैसे लूट हो रही है। कई, अगर हम 24 घंटे का दौरान अगर हम बात करें तो कई जगह से, कटिहार से लूट की खबर आई, छपरा से लूट की खबर आई कि भाई आखिर जब लॉकडाउन है, 10 बजे के बाद उस तरह से गाड़ियों का चलना नहीं है, मतलब 10 बजे से गाड़ी चलना तो है ही नहीं, बिना ई पास का आप चल ही नहीं सकते हैं। तो आखिर कैसे लूट हो जा रहा है? छपरा में फाइनेंस कंपनी पर धावा बोल के लूट लिया, आरा में बैंक में चढ़ के डकैती कर लिया, कटिहार में बैंक से निकला पैसा लेके उससे आप पैसे छीन लिए। तो ये बड़ा मुश्किल स्थिति बनती जा रही है कि इस लॉकडाउन का मतलब क्या है। पदाधिकारी इसका मतलब पूरी तौर पे सख्ती बरतने से परहेज कर रहे हैं। तो नुकसान तो हम फिर कोरोना को लेकर जो थोड़ी राहत मिली है, फिर नुकसान देखने को मिल सकता है। और ग्रामीण इलाकों में लगातार जो कोरोना का ये जो विस्फोट बढ़ रहा है, इसकी वजह अब तो जिस तरीके से दुर्घटनाएं और लूट हो रही है उससे तो एक्सपोज हो रहा है। देखिए जहानाबाद एक्सीडेंट के बाद क्या कह रहे हैं, जरा आप भी सुनिए, तब स्थिति और भी स्पष्ट हो जाएगी। कालीसराय मोड़ होता है, कालीसराय जब तैयार सरकार का हम लोग जर्नी करने से आ रहे हैं, 10 गाड़ी आ रहा था, उसको टक्कर में ब्रेक मार दिया टैंकर, गाड़ियाँ थोड़ा उठ गए, तब तक की गाड़ियाँ छोड़ के। हाँ, कितने लोग आप लोग टेम्पो में थे? और 7-8 थे। कालीसराय में एक्सीडेंट हो गया है टेम्पू से। घटनास्थल पर गया तो सर क्या देखे हो? घटना में शॉर्ट डेथ मर गया था, उसके बाद एक सदर अस्पताल में इलाज क्रम में मरा। लोगों की मौत हुई है सर? 2 आदमी का। घायलों की अभी क्या स्थिति है? घायल का स्थिति गंभीर बना हुआ है, जो रेफर हो गया है पीएम से रेफर भी हो गया है। पप्पू यादव की अपील, जी हाँ,
आज तो हाई कोर्ट में मेंशन नहीं हुआ है और हमें लगता है कि लगातार 2 दिनों तक मेंशन के बाद जिस तरीके से कोर्ट ने खारिज कर दिया, वकील की सलाह पर अब वो मेंशन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिलहाल बीरपुर जेल से उनको डीएमसीएच रेफ़र कर दिया गया। डीएमसीएच में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। कल एक तस्वीर भी वायरल हुई कि वो उन्हें ऑक्सीजन चढ़ाया जा रहा है। हालांकि वहाँ के डॉक्टरों का कहना है कि अब इनकी स्थिति बेहतर है, स्थिर है और इन्हें कोई उस तरह की परेशानी नहीं है। लगातार डॉक्टर उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो बेहतर चिकित्सा करने के लिए इन्हें बाहर भी भेज सकते हैं, ऐसा डॉक्टरों की राय है। रात में रंजिता रंजन पहुंची है डीएमसीएच, वहाँ पप्पू यादव से उन्होंने मुलाकात की है और मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए पप्पू यादव ने क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। बेटी की शादी 1 लाख रुपया भी भेजा उसको मैंने। अररिया में जो दोनों माँ बाप मर गए, सरकार ने नहीं दिया। और हम चाहेंगे किसानों को 12,000 रुपया अकाउंट में और मजदूरों को 6,000 अकाउंट में डालें। लॉकडाउन लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे केस मेरा तो है ही नहीं, केस पहले ही पता नहीं, बिना केस का हम अब 1.5 महीने से कोरोना पेशेंट को उठाते उठाते खुद ही थक गए। हम नीतीश जी से उम्मीद करेंगे कि वो उनको मैं बहुत सम्मान करता हूँ, आप काम करने दें, मैं आपका सहयोग करूँगा। हर आदमी तक खाना, दवाई, ऑक्सीजन हम पहुँचा देंगे। आप हमारा सहयोग करिए, मारिए मत, बेटे की तरह सेवा। जैसा व्यक्ति सलाखों के पीछे है तो इनकी भाषा देखिए कि नीतीश जी से कह रहे हैं कि आप हमको मौका दीजिए, बेटे के समान हमको लोगों को सेवा करने का मौका दीजिए। और ये बेरहम सरकार इस तरह से थोड़ी सुनती है। सरकार का तो अपना एजेंडा है। आप सरकार के कमियों को उजागर कर रही थी, ये सरकार को पसंद नहीं था। और सरकार के पास तो तर्कस में कई तरह के तीर होते हैं। एक ऐसे तीर से आपका शिकार कर लिया है जो इसमें आपको परेशानी होगी, जमानत लेने में परेशानी होगी, क्योंकि 89 से मामला है। जब तक केस ख़त्म, जमानत आप नहीं लेंगे, केस ख़त्म नहीं होगा। 2 लोग तो पहले ही बरी हो चुके हैं। आप कानूनी तौर पे उस केस को, जबकि आपके बेहतर संबंध रहे थे जिन्होंने अपहरण का केस किया है, उनकी बेटी के शादी में आप गए। ये जब आप सरकार और सत्ता से लड़ते हैं तो कुछ सावधानी भी बरतने की जरूरत है। गांधी भी लड़ते थे, ऐसा नहीं, पप्पू यादव का उदाहरण हम गांधी के साथ नहीं कर रहे हैं, लेकिन गांधी भी लड़ते थे। तो वो इस समझदारी के साथ लड़ते थे कि सरकार से हम जब लड़ रहे हैं तो सरकार हमें जेल भेज सकता है, सरकार हमें दूसरे तरीके से प्रताड़ित कर सकता है। सरकार का ये स्वभाव रहा है। तो इसी स्वभाव के शिकार हुए हैं पप्पू यादव। चलिए अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें हम आपको दिखाएंगे। धनबाद ले चलेंगे, जहाँ ब्यूटी क्वीन जो है आई है धनबाद और वहाँ के डीएम से मुलाकात कर वो धनबाद के कोरोना संक्रमित मरीजों को सेवा करना चाहती है। इस तरह की कई और खबरें हैं, उस खबरों को भी हम दिखाएंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। और अब झारखंड में भी आज से टीकाकरण 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के लोगों के लिए टीकाकरण का कार्यक्रम की शुभारंभ कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। लेकिन एक बड़ा सवाल है, जिस तरीके से घोषणाएं हुई कि 18 से 45 वर्षों के यूथ को अब कोरोना वैक्सीन दिया जाएगा, लेकिन वैक्सीन को लेकर अभी भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बिहार में जो स्थिति है, अगर कल तक वैक्सीन के नए डोज अगर नहीं आते हैं तो फिर पूरे बिहार में वैक्सीन को लेकर हंगामा खड़ा हो जाएगा। अभी भी जो सेकंड डोज वाले हैं उनको वैक्सीन नहीं मिल रहा है। झारखंड में भी यही स्थिति है। तो एक पॉपुलर नेता की जो छवि होती है कि बिना तैयारी के हम घोषणा कर दें और उसके बाद फिर किसी तरीके से खींचते चले। क्या हो रहा है कोविड वैक्सीन में? पहले कह रहे थे कि आप 30 दिन से लेकर 45 दिन के बीच ले लीजिए, आप 90 दिन का कह रहे हैं। मतलब अब सरकार की भाषा साइंटिस्ट और डॉक्टर बोल रहे हैं, ये समझ से परे लग रहा है। एक सप्ताह पहले तक कह रहे थे कि 40 से 45 दिन के बीच लेना श्रेष्ठकर है, शरीर में एंटीबॉडी पैदा होने में सुविधाएं होती हैं। लगातार उसको लेकर जो इसके
हेड हैं वो उनका बयान आ चुका है, जो केंद्र के मंत्री हैं कई मंत्रियों का बयान आ चुका है। अब ये हो रहा है कि नहीं अब 90 दिन बाद दीजिए। तो क्या ये इस तरीके से नोटबंदी में जिस तरीके से आए दिन नियम बदलते रह रहे थे, ऐसा ही कुछ लग रहा है टीकाकरण को लेकर भी। हर दिन नई नई चीजें आती रहती हैं, तय नहीं हो रहा है कि किसके कितने दिनों के बीच में सुई लेना है। टीकाकरण का काम अगर हम देखें तो कई महीने से चल रहा है। अब सेकंड डोज वाले लोग परेशान हैं, उनको टीका नहीं मिल रहा है। अब 18 से 45 वाले को शुरू हो गया। पोर्टल पर जाइए तो अब वेटिंग आ रहा है। तो जरा देखिए कि झारखंड के मुख्यमंत्री इस मौके पर क्या कह रहे हैं, और उसके बाद झारखंड के अलग अलग जिले से भी खबर आई है, उस खबर पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले जरा सुनिए इस मौके पर झारखंड के सीएम क्या कह रहे हैं। इस महामारी में हमारे वैज्ञानिकों ने, देश के वैज्ञानिकों ने, दुनिया के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन तैयार किया है और आप सब लोग इस वैक्सीन को लगाकर अपने लिए, पूरे परिवार के लिए सुरक्षा कवच के रूप में देख सकते हैं। साइंस की तो बात हो रही है, लेकिन इसी बातचीत के बाद बीच में गोबर की भी बात आ जाती है कि गोबर लगाने से कोरोना भाग जाएगा। और ऐसे प्लेटफॉर्म से ये बातें उठती हैं कि सरकार की बात ही बेमानी लगता है। तो ये जो द्वंद्व है विज्ञान और धार्मिक मान्यताओं के बीच, वो द्वंद्व कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। अभी भी गांव को लोग लेने को तैयार नहीं है। गांव के गांव लोग लेने से इनकार कर रहे हैं कि नहीं वैक्सीन नहीं लेंगे। और उनको छोड़िए, जो फ्रंट वॉरियर हैं कोरोना से लड़ने वाले, उसमें भी अधिकांश डॉक्टर और जो नर्सेज हैं वो अभी तक वैक्सीन नहीं लिए है। ये सिचुएशन है। अब जरा देखिए भी झारखंड का अलग अलग, चाईबासा की बात करते हैं। चाईबासा में भी यूथ के वैक्सीनेशन का कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, ये भी ख्याल रखने की जरूरत है कि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। पोर्टल पे आप अपने आप को पहले रजिस्टर्ड कराइए, उसके बाद आपको सुई दी जाएगी। पता है शहर के लोग रजिस्टर्ड हो जाएंगे, गांव के लोगों के किसके पास है जो पोर्टल पे जाकर रजिस्टर्ड कराएं? हाँ, मोबाइल ये सबके पास है, ये इसमें कोई दो नहीं है मोबाइल में। लेकिन मोबाइल सिनेमा देखने के लिए, टिकटॉक बनाने के लिए गांव के लोग रखे हुए हैं, गीत सुनने के लिए। ये पोर्टल की समझदारी अभी गांव के लोगों को नहीं है। तो ये जरा आप भी सुनिए कि चाईबासा में जो अधिकारी पहुंचे हैं, देखिए लंबी लाइन लगी हुई है यूथ के, एकदम लंबी लाइन लगी हुई है कि एकदम यूथ भी एकदम पूरा वोट देने की तरह जो है एकदम पहले वैक्सीन फिर भोजन की तैयारी में, इस तरह से जो है लोग तैयारी के साथ पहुंचे हुए हैं। चाईबासा है, दुमका से खबर आई है, अलग अलग जामताड़ा से खबर आई है, अलग अलग जगहों से अगर हम बात करें तो इस तरह से देखिए किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। इसको कहेंगे आप सोशल डिस्टेंसिंग। लोग, क्योंकि ये माहौल बनाया गया, और सच्चाई भी है कि वैक्सीन लेने वाले इस बार के कोरोना के दूसरे लहर में सुरक्षित रहे। ऐसा नहीं है कि मौतें नहीं हुई हैं, दूसरे लगाने वाले को भी मौतें हुई हैं। लेकिन जैसे जैसे ये खबर गई उसके बाद लोगों के अंदर ये दिलचस्पी बढ़ी कि हमें सुई लेनी चाहिए। और इस बार सबसे ज़्यादा 20 साल से लेकर 40 साल के बीच के लड़के, यूथ ही इस बार कोरोना के शिकार हुए बड़ी संख्या में। 40%, बिहार जैसे राज्यों में 40% कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 20 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के लोग सामने आए हैं। झारखंड की भी यही स्थिति है। जरा जमशेदपुर का देखिए कि जमशेदपुर में भी किस तरीके से वैक्सीन लेने के लिए लोग लाइन में खड़े हुए हैं। पूरा यूथ इसका उत्साहित होकर जो बूथ बनाया गया है, मतलब जो जगह बनाया गया है जहाँ पर वैक्सीन आप ले सकते हैं, वहाँ लोग पहुँचते हैं। जरा आप भी सुनिए कि कितने उत्साहित हैं युवा।
सब कुछ अच्छा है, बट यहाँ का जो प्रोसेस है, आपको फर्स्ट वैक्सीन लेना है, उसके बाद टेस्ट करना है कोविड का, वो थोड़ा आई थिंक चेंजेस करना चाहिए। बिकॉज आप वैक्सीन लेने के बाद कोई अगर टेस्ट करता है उसका कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, वैक्सीन लेने के बाद टेस्ट हो रहा है? हाँ, पहले वैक्सीन ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग बोल रहे हैं टेस्ट एक बार कर लो, उन लोग फोर्स नहीं कर रहे हैं। बट मेरा सजेशन है कि हम क्यों करना है। रजिस्ट्रेशन कराए हुए थे सर, ये लोग बोल रहे हैं कि ये वाला रजिस्ट्रेशन अभी लिस्ट में नाम नहीं आया। कब कराए रजिस्ट्रेशन? रजिस्ट्रेशन हो गया सर 10 लाख। समस्या भी है और अलग तरह की परेशानी भी है। पहले टेस्ट कराइए, पहले टेस्ट नहीं कराइए, पहले वैक्सीन लीजिए फिर टेस्ट कराइए। चलिए, अब हम एक्शन में हमारे मंत्री जी हैं और हम बार बार ये सवाल खड़े कर रहे थे जिस समय से कोरोना की स्थिति बिगड़ने लगी थी कि भाई आप पहले से करते रहे प्रभारी मंत्री, जिला के प्रभारी मंत्री, जिला के प्रभारी सेक्रेटरी भी जल्द से जल्द नीतीश जी, अगर आप हमें तक हमारी बात पहुंच रही हो तो मंत्री तो आप जिला का कर ही दिए, सेक्रेटरी जो पटना में बैठे हुए हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट को छोड़ दे बाकी डिपार्टमेंट के तो सेक्रेटरी बैठे ही हुए हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, तो उनको कम से कम जिला में कहिए जाने के लिए जो डीएम को कुछ मदद मिल जाएगी। वैक्सीनेशन का कार्यक्रम में, अंतिम संस्कार में कैसे व्यवस्थित हुआ, कई तरह के अभी भी काम, अभी कोरोना से हम बाहर नहीं निकले हैं। तो प्रभारी मंत्री के साथ साथ प्रभारी जिले के सेक्रेटरी का भी अगर नीतीश जी अगर आप इसको प्रतिनियुक्त कर देते हैं कि सेक्रेटरी, तो एक डीएम पर एक दबाव, मंत्री से कोई दबाव नहीं बनता है। मंत्री प्रोटोकॉल में आए गए, लेकिन सेक्रेटरी अगर 2 दिन रह जाए जिले में, प्रभारी जिले के सेक्रेटरी, उसका प्रभाव पड़ता है डीएम पर, कमिश्नर पर, बाकी पुलिस अधिकारियों पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो सुनील कुमार हैं, पूर्व डीजी हैं हम बिहार पुलिस के, उनकी एक अपनी पहचान भी रही है और कोरोना जैसे संकट से वो पिछले बार निपटने के दौरान मुख्य धारा में थे, मतलब प्रशासनिक मुख्य धारा में थे और पूर्व डीजी रहे, इसलिए इनका एक हनक भी है पदाधिकारियों पर। डीएम के साथ वो घूम भी रहे हैं, एसपी के साथ घूम रहे हैं कि क्या तैयारी है, तैयारी का निरीक्षण कर रहे हैं। मोतिहारी अस्पताल में क्या तैयारी है, तैयारी के बाद का जायजा लेने के बाद वो मीडिया से उन्होंने बात भी की है। जरा सुनिए मीडिया से वो क्या कह रहे हैं। और 10 SPNCS से भी मिल गया है। जो वेंटिलेटर, जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हमारे पास आए थे उसमें से कुछ निश्चित ही जो है सर्विस मेंटेनेंस में है। 62 हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे रिपेयर किए गए हैं और वो यहाँ पे हमने स्टैंड बाय में भी रखा है ताकि पेशेंट जब आता है माइल्ड पेशेंट और माइल्ड टू मॉडरेट पेशेंट, उसको हम उसमें यूज़ करेंगे। हमने अभी पेशेंट से भी बात की, बुजुर्ग पेशेंट से भी बात की, अटेंडेंट से भी बात की, तो उससे कुल मिलाकर के ये लग रहा है कि स्थिति बहुत अच्छी है, यहाँ संतोषप्रद है और स्थिति दिन प्रतिदिन और बेहतर होती जाएगी। तो इनका प्रयास काबिल तारीफ। चलिए, उन्होंने डीएम के काम की तारीफ की है और स्वाभाविक तौर पे काम मोतिहारी गोपालगंज इस जिले के जो डीएम हैं उनकी काम की तारीफ होनी भी चाहिए। अच्छे तरीके से वो टैकल कर रहे हैं और स्वाभाविक तौर पे जब मंत्री जाएंगे और सुनील कुमार जैसे मंत्री जब जिला का दौरा करेंगे तो उसका एक प्रभाव भी पड़ेगा। अब चलते चलते हम आपको जरा दिखाते हैं इनके हौसले का सलाम। सुंदरता के क्षेत्र में इन्होंने नाम रोशन किया है झारखंड का। पहुंची हैं धनबाद और धनबाद पहुंचने के बाद वहाँ के जिलाधिकारी से ये मुलाकात की है और उन्होंने अनुमति मांगी है कि हमें धनबाद में कोरोना से फाइट करने के लिए हमें कुछ काम करने की इजाज़त दी जाए। तो देखिए, इन्होंने जिम्मेवारी संभाली है कि हर जगह हम सैनिटाइज का काम करेंगे, लोगों का घर हम सैनिटाइज कराएंगे और इसके जो भी खर्च होगा हम अपने रिसोर्सेज से उसका हम इस्तेमाल करेंगे। ज़रा आप भी सुनिए इस इंडिया आइडल को और जो धनबाद से जिनका रिश्ता है, ज़रा आप भी सुनिए क्या कह रही है। सर, अभी जो कोरोना का हालत सिचुएशन है तो हम लोग से मेरे से जितना भी हो सक रहा है मैं कर रही हूँ। हम लोग कोरोना के टाइम में अपने साइड से ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह भी बहुत लोगों को दे रहे हैं, तो हम लोगों को लगा कि हाँ, हम लोगों की तरफ से अगर कुछ यहाँ पर भी हम लोग कुछ करते हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पर मांगा। कितने मार्क्स दिए हम लोग? 1000। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को यही संदेश देना चाहूँगी, कोरोना का टाइम है, हम लोगों को अभी घर में रहना है, सेफ रहना है, मास्क वगैरह सभी लोग बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगाए, रूल्स का फॉलो करें। वही क्योंकि अगर एक बीमारी एक को तो नहीं होगा, ये ऐसा बीमारी एक से बहुत लोगों को पे स्प्रेड हो सकता है, तो मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि घर पे आप रहे, सुरक्षित रहें। मिस इंडिया हैं और ये
अपने पिता की मौत के बाद, जिस तरीके से कोरोना संक्रमित होने के बाद इनके पिता की मौत हुई, और उसके बाद इन्हें लगा कि नहीं, अब सीधे तौर पे लोगों का जान बचाना है। अगर पिता के लिए असली श्रद्धांजलि यही होगी कि हम लोगों के बीच जाएं, और जो कोरोना को लेकर जो असुविधाएं हो रही हैं, लोगों को समय पर दवा नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, घर सैनिटाइज नहीं हो रहा है, उसकी जिम्मेवारी छोटे स्तर पर ही सही 1000 लोगों को भी अगर ये मदद करने की स्थिति में है, तो आज के समय में हर एक दूसरे का मदद लोगों की ज़िंदगी के इस जंग को जीतने में मदद पहुंचा सकती है। चलिए इस बुलेटिन को यहीं समाप्त करते हैं। कल हमारी आपकी फिर इसी समय मुलाकात होगी। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।